आहूढम् सिद्धं शुद्धं पणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परोवणं बोच्छम्। हमारी चर्चा गति मार्गणा के संबंध में चल रही। जो पहली मार्गणा है, 14 मार्गणाओं में 4 गतियों के लक्षण और जो पंचम सिद्ध गति है, पंचम सिद्ध गति के बारे में एक थोड़ा सामान्य सा हमने स्वरूप जाना। 4 गतियों से जो अलग है। अब चारों गतियों के संबंध में ही जो विशेष चर्चा है वो आगे से 153 आदि गाथाओं में की जाएगी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर अभी हाँ अब दे रहा है। हाँ, अब इसमें चारों गतियों में प्रत्येक गति में कितने कितने जीव होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, इसके संबंध में विस्तार से बताया गया है। संख्याएं हैं। संख्याएं हम जाने इससे पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का सामान्य स्वरूप समझें। जैसे शब्द है घनांगुल, जगत श्रेणी, ये शब्द हैं। इनका एक सामान्य परिचय इसी पुस्तक में दिया हुआ है। उसका एक सामान्य परिचय प्राप्त करने के बाद जगत प्रतर शब्द आया यहाँ पर, ठीक है। जगत श्रेणी, जगत प्रतर, घनांगुल, ये शब्दों के द्वारा या ये गणनाएं हैं, इनको उपमा मान बोलते हैं। उपमा माने जैसे घनांगुल, घनांगुल माने अंगुल, जो व्यवहार अंगुल होता है उसको व्यवहार अंगुल में जितने मतलब जितना क्षेत्र है, जितना स्पेस है, उस स्पेस में जितने प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों की संख्या को उतने ही प्रदेशों से गुणा किया जाए तो वर्ग कहलाता है। और फिर उतने ही संख्या से, माने जो मूल संख्या थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 का वर्ग होता है 4 और 2 का घनमूल कितना होता है? 2 का वर्ग कितना होता है? थोड़ा ये संख्या आपको ख्याल में आएंगी ना तो इनका परिचय ख्याल में आएगा। 2 संख्या है, 2 का वर्ग 4 होता है और 2 का घन कितना होता है? यानी 2 2 2, इस राशि को 3 बार आप रख करके गुणा करें, कितना होता है? 8 होता है ना। तो ऐसे ही जो व्यवहार अंगुल है, उस व्यवहार अंगुल का मतलब है, आप यही अंगुली से समझिए, प्रमाण अंगुल, उत्सेदांगुल, ये अंगुल हैं। इस अंगुल जितने क्षेत्र में आता है उसमें जो कुल प्रदेशों की संख्या है, उन प्रदेशों की संख्या को उतने ही प्रदेशों की संख्या से गुणा किया जाए तो वर्ग प्राप्त होता है। और पुनः उतनी ही संख्या से फिर गुणा किया जाए तो वो घन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ शब्द हैं, उच्छेदांगुल, प्रमाण अंगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया। इनका एक सामान्य परिचय पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की ये गाथाएं हैं ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। वैसे मैंने आपसे कहा भी था कि एक बार ये जरूर आप पढ़ लेना, प्रारंभ में जो उपमा मान और संख्या मान के भेद दिए गए हैं, 21 प्रकार के संख्या मान हैं और पल्य, सागर, उत्सीदांगुल, प्रमाण अंगुल, ये सब क्या है? ये सब उपमा मान के भेद हैं। यानी उपमा किसको कहते हैं? हम किसी चीज को किसी की उपमा दे करके समझाते हैं। जैसे किसी ने मौसमी नहीं देखी है तो कोई कहे कैसी दिखाई देती है, तो हम उसको एक उपमा देते हैं कि जैसा नींबू दिखाई देता है वैसी होती है, लेकिन नींबू से आकार बड़ा होता है और नींबू से अधिक
मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है, वो मीठा होता है। ये उपमा मान के यहाँ भेद दिए हुए हैं। जैसे पल्य, पल्य का मतलब गड्ढा होता है। पल्य की जब राशि निकालते हैं तो वो गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में फिर बाल भरे जाते हैं। एक दिन का तुरंत पैदा हुए उसके भेड़ के बच्चे के, और पूरा का पूरा भर जाए, फिर उसके बाद उसमें से एक बाल निकाला जाए 100 बाद, ऐसे निकालते निकालते सभी बाल उसके पूरे हो जाएं। ठीक है, इस प्रकार से उसको समझाया जाता है, इसलिए सब उपमाएं हैं। पल्य, सागर, सागर किसे कहते हो तो हम समझते ही समुद्र को सागर कहते हैं, तो ये भी एक उपमा मान का भेद है। ऐसे ही सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, ये भी उपमा मान है। जैसे अपनी अंगुल होती है ना, उस अंगुल जितने आकाश के प्रदेशों में आती है, माने जितना अवगाहना है एक अंगुल की, उसमें पाए जाने वाले कुल जो आकाश के प्रदेश हैं, असंख्याती होते हैं, तो उसको भी उपमा मान कहते हैं। ऐसे प्रतरांगुल, घनांगुल, जब अंगुल का वर्ग है वो प्रतरांगुल कहलाता है, अंगुल का घन है वो घनांगुल कहलाता है। तो हम कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात, यानी लोक में जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं, तो लोक प्रमाण असंख्यात, इस प्रकार से उपमा दे करके संख्याओं को समझाया जाता है। अब यहाँ पे अंगुल का भी 3 भेद किए हैं, उच्छेदांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। ये अलग अलग, ये हमने पहले भी चर्चा की थी एक बार। उच्छेदांगुल किसे कहते हैं, तो 8 जौ के बराबर आकाश के स्थान को उच्छेदांगुल कहते हैं। ये 8 जौ का क्या प्रमाण है, ये भी पहले चर्चा आई थी। 8 जौ का मतलब अनंतानंत परमाणु एक स्थान पर रखे जाएं, उसको अवसन्नासन्न बोलते हैं। अनंत अनंतानंत परमाणुओं के समूह जितने स्थान में आता है, कम से न्यूनतम स्थान में आता है, उसको अवसन्नासन्न बोलते हैं। जितना क्षेत्र एक 8 अवसन्नासन्न का है, उतना क्षेत्र एक सन्नासन्न का होता है। ठीक है, 8 सन्नासन्न जितने क्षेत्र को घेरता है, उतना एक त्रुट रेणु, व्यवहार अणु, उतना स्थान घेरता है। ठीक है, 8 त्रुट रेणु जितना स्थान घेरते हैं, उतना स्थान एक त्रस रेणु घेरता है। ये सब स्थान की गणनाएं हैं, जैसे हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हम उसको संख्या, जो अभी तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से हम इनको गणना सीख रहे हैं, लेकिन जब हम संख्या उपमा मान उसमें से सीखेंगे, तो वो कैसे सीखते हैं कि उतने क्षेत्र में कितने आकाश के प्रदेश हैं। तो आकाश के प्रदेशों की संख्या जितनी है, उसके बराबर कोई जीव राशि या किसी गति की राशि समझाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही 8 त्रस रेणु जितना स्थान में आता है, उतने स्थान में एक रथ रेणु आती है। अब रथ रेणु का यहाँ थोड़ा थोड़ा वो समझा रहे हैं कि रथ से उड़ने वाली धूल का एक परमाणु, वो जितना स्थान घेरता है, उसको एक रथ रेणु कहते हैं। 8 रथ रेणु को मिलाया जाए तो उत्तम भोग भूमि में जन्म लेने वाले जीव के जो बाल है, उस बाल के अग्रभाग जितना स्थान होता है। उत्तम भोग भूमिया जीव के 8 बालाग्र जितना स्थान घेरते हैं, उतना एक मध्यम भोग भूमि के जीव का बाल का अग्रभाग होता है, यानी उसके बाल महीन होते हैं। और उन 8 बालों को मिलाया जाए तो उतना मोटा एक मध्यम भोग भूमि के मनुष्य का बाल होता है। ऐसे ही मध्यम भोग भूमि के मनुष्य के 8 बालों को मिलाया जाए तो एक जघन्य भोग भूमि के मनुष्य के बाल का अग्रभाग होता है, भोग भूमिया का बाल का अग्रभाग होता है। ऐसे ही 8 जघन्य भोग भूमि के जीवों के बाल के अग्रभाग को मिलाया जाए तो एक कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव के बाल का अग्रभाग होता है। 8 कर्म भूमि के उत्पन्न होने वाले जीव के बाल के अग्रों को मिलाया जाए तो एक लीख होता है। 8 लीख जितना स्थान घेरती है, उतना एक सरसों घेरती है।
8 सरसों जितना स्थान घेरती है उतना एक जौ घेरता है, जौ। और 8 जौ जितना स्थान घेरते हैं उतने स्थान को अंगुल कहते हैं। ठीक है, ये अंगुल तक की गणना यहाँ पर हो गई। अब आप कहोगे कि सरसों का आकार तो छोटा बड़ा होता है, जौ का आकार भी छोटा बड़ा हो सकता है, लीक का आकार भी छोटा बड़ा हो सकता है। अरे कर्म भूमि के मनुष्य में भी किसी मनुष्य के बाल मोटे होते हैं, किसी के बाल पतले होते हैं। तो ये सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो गणना है वो अवसन्नासन्न से शुरू की गई। यानी वो ये संख्याएं, ये जो स्थान है, सब प्रमाण है, यानी उससे कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। इसीलिए अवसन्नासन्न से शुरू करके और अंगुल तक लेकर के आए। अंगुल तो हम समझते ही हैं, हमारी उंगली। अब अंगुल का, अब वो हमारी उंगली नहीं है, हम तो एक दृष्टांत लिए कह रहे हैं, जैसे हमारी उंगली होती है ना, उसको अंगुल हम बोलते हैं। वो अंगुल जितने स्थान को घेरती है उसको अंगुल कहा जाता है। लेकिन सभी अंगुल का प्रमाण एक जैसा नहीं है। हमारी अंगुल और भरत चक्रवर्ती की अंगुल, दोनों का आकार समान तो नहीं हो सकता है। और उत्तम भोग भूमि का मनुष्य 6000 क्या बोलते हैं, धनुष ऊंचाई होती है उसकी, तो उसका अंगुल और हमारे अंगुल की तो कोई तुलना ही नहीं है ना ख्याल में। जैसे बाहुबली भगवान है ना, वहां पर गोमटेश्वर में, उनके अंगुल और अपने अंगुल की कोई तुलना है क्या? तो इसीलिए ये गणनाएं अवसन्नासन से शुरू करके अनंत पुद्गल परमाणुओं के समूह से शुरू करके और एक प्रमाणभूत एक सामान्य चर्चा समझाने के लिए, माने ना छोटा ना बड़ा, एक निश्चित आकार को समझाने के लिए ये पूरा यहाँ पर विषय प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन चिंता नहीं करना, जितना ख्याल में आए उतना पर्याप्त है। भाव वासना ही हमको करनी है। आज में आप बहुत जोर देकर समझ भी लोगे तो ये बहुत दिन तक आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये खाली भाव वासना के लिए, हम इसको रट करके और इसी के अभ्यास में हम रुक नहीं सकते हैं। हमको भेद विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना है। ये सब भाव वासनाएं भेद विज्ञान के लिए हैं, आत्म कल्याण के लिए हैं। ठीक है, तो हम उच्छेदांगुल तक आए, 8 जौ के बराबर जो था। इससे किसको मापा जाता है? तो चारों गतियों के जीवों के शरीर की ऊंचाई आदि की गणना के लिए, देवों के नगर, उनके क्षेत्रफल आदि ज्ञात करने के लिए, वन जो उद्यान है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, प्रसाद माने महल हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। प्रमाण अंगुल किसे कहते हैं? उच्छेद अंगुल में 500 का आप गुणा करो, और कितना बड़ा अंगुल निकलता है उससे कि भरत क्षेत्र में जो सबसे पहले चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती, उनके अंगुल का जो माप था वो प्रमाण अंगुल कहलाता है। यानी जो अवसन्नासन से शुरू करके हम उच्छेदांगुल तक आए थे, उस उच्छेदांगुल में 500 का गुणा करने पर एक प्रमाण अंगुल प्राप्त होता है। प्रमाण अंगुल से किसकी क्या मापते हैं हम? तो हम पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उनका माप प्रमाण अंगुल से किया जाता है। ठीक है, आत्मांगुल कि अपने अपने काल में, जैसे हम पूछते हैं ना किसी से कि ये कोई चीज है कि कितनी लंबी, तो कहते 4 अंगुल है, 4 अंगुल। 4 अंगुल हम रखते हैं ना, 4 अंगुल है, 2 अंगुल है, 3 अंगुल है। किसी पत्थर को कटिंग करवाना हो लकड़ी, बोले 2 अंगुल छोटा कर दो। है, टेलर के यहाँ जाते हैं ना कपड़ा कटवाते, बोले 1 अंगुल छोटा कर दो, 2 अंगुल छोटा कर दो। तो ये आत्मांगुल है, माने जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो मनुष्य है वो अपने प्रयोजन के लिए जो अंगुल का माप मान करके चलता है वो आत्मांगुल कहलाता है। ठीक है, झाड़ी बनवानी है, हैंडल कितना बड़ा रखें? बोले कुछ नहीं, 4 अंगुल जैसा रख देना। ठीक है, कलश बनवाना है, उसका मुख कितना रखें कि बस 4 अंगुल चले जाएं, या 8 अंगुल, 6 अंगुल। धनुष, ढोल, हल, मूसल, छत्र, चमर इत्यादि। तो जिस काल के मनुष्य हैं वो उनको प्रयोग में लाने वाले हैं, तो हम उनके अंगुल से जो मापते हैं तो आत्मांगुल कहलाते हैं।
बिलस्त भी बोलते हैं, तो इसको आत्मांगुल कहते हैं। तो ये उत्सेदांगुल और प्रमाणांगुल ये तो निश्चित आकार हैं, लेकिन आत्मांगुल ये निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, तो हम उत्सेदांगुल की चर्चा वहां पर कर रहे थे। अब इस अंगुल में भी जिसको कहना चाहिए कि जो उपमा मान के जो भेद हैं, सूच्य अंगुल। अब सूच्य अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक, इसको ये अंगुल का मैंने एक सामान्य बताया। अब सूच्य अंगुल किसे कहते हैं, क्योंकि ये शब्दों का अब हम प्रयोग करने वाले हैं। एक प्रमाण अंगुल लंबे आकाश प्रदेशों की संख्या, यानी एक प्रमाण अंगुल यानी भरत चक्रवर्ती के अंगुल के प्रमाण क्षेत्र में जितने आकाश के प्रदेश आ जाएं, उन आकाश के प्रदेशों को बिल्कुल एक प्रदेश की लंबी श्रेणी बना दीजिए, उसको क्या कहते हैं, सूच्य अंगुल। आया ख्याल में है लता जी? बिल्कुल नहीं आया भैया, कुछ समझ में नहीं आया। आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, भाव से देख रहे सुन रहे। हाँ, क्योंकि ये सब आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझाएंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इतना समझ लीजिए, भरत देख रहे हो, चक्रवर्ती को सुन तो जानते हो ना आप, भरत चक्रवर्ती को? जी बराबर। कितनी काया थी उनकी? 500 धनुष की। 500 धनुष की। तो उनके हाथ पैर भी उसी प्रमाण में रहे होंगे। ठीक है, जी बराबर। अब उनका एक अंगुल समझ लीजिए, तर्जनी, एक उंगली, वो उंगली रखें किसी जगह पर, उस पर रंग लगा करके, रंग लगाएं उस पर, और एक पेपर के ऊपर ऐसे उसका टीपा बना दें। तो जितनी जगह घेरी उस टीपे की, उस जगह में कितने आकाश के प्रदेश होंगे? कितने आकाश के प्रदेश होंगे? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश होंगे ना। उन असंख्यात प्रदेशों को यहाँ पर सूच्यंगुल कहा गया है। आया ख्याल में? जी आया। जी सर। आया ख्याल में? जी सर। हाँ, अब ये एक शब्द और आया है, अर्धा पल्ल के अर्धच्छेद। अर्धच्छेद भी थोड़ा मैं समझा देता हूँ भाव वासना के लिए, लेकिन नहीं समझ में आए तो आप समझने का आग्रह मत रखना, सुन लेना खाली। अर्धच्छेद किसे बोलते हैं? जैसे कोई संख्या है आपके पास में, 16 संख्या है, 16 संख्या है। उस संख्या को तब तक आप आधा आधा करते जाइए जब तक कि एक प्राप्त ना हो जाए। जी ठीक है, तो करिए आप। 16 को सबसे पहले आधा करेंगे तो कितने बनेंगे? 8। एक बार आधा करने पर अर्धच्छेद कर दिया ना 16 का, तो 8 बचे। अब 8 का भी अर्धच्छेद करिए आप, 4। यानी 16 के कितनी बार अर्धच्छेद हमने किए? एक बार किए तो 8 बना, दूसरी बार किए तो 4 बना, तीसरी बार अर्धच्छेद करिए, 2। तो तीसरी बार अर्धच्छेद करने पर 2 बने। फिर से एक बार अर्धच्छेद करिए, 1 बचा। 16 की संख्या को कितने अर्धच्छेद किए कि 1 बना? कितनी बार अर्धच्छेद किए? 4 बार। 4 बार। तो 16 की संख्या में 16 की संख्या के कितने अर्धच्छेद होते हैं? तो कहते हैं 4 अर्धच्छेद। ठीक है। ये बहुत विषय है, आपको खाली भाव वासना कर रहा हूँ, आप कभी पढ़े ना तो आपको ख्याल में आएगा। अद्धा पल्य, अद्धा पल्य, पल्य के भी व्यवहार, पल्य, अद्धा पल्य, उद्धा पल्य, ऐसे उसके अलग अलग नाम होते हैं। अद्धा पल्य बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है, उससे काल की हम गणना करते हैं। तो एक प्रमाण अंगुल में, एक प्रमाण अंगुल लंबे आकाश की प्रदेशों में कितने संख्या होती है आकाश के प्रदेशों की? एक प्रमाण अंगुल लंबे आकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी होती है? तो कहते हैं कि जितने अद्धा पल्ले के अर्धच्छेद होते हैं, यानी अद्धा पल्ले से
सूच्यंगुल का प्रमाण कम है, इतना आप समझ लीजिए भाव वासना काली। ठीक है, इसको सूच्यंगुल बोलते हैं। माने भरत चक्रवर्ती की उंगली का एक टीपा पेपर के ऊपर एक बनाया, चिन्ह बनाया खड़ी उंगली का ऐसे करके, और जितनी जगह उसमें जितने आकाश के प्रदेश हैं उन प्रदेशों की संख्या को सूच्यंगुल कहते हैं। सूच्यंगुल भैया ये पल वही है, भैया ये पल वही है जो देवियों की आयु होती, वही वाला पल है। पल्ल के बहुत भेद हैं। अभी पल्ल की जगह खाली सूच्यंगुल आप समझ लीजिए। पल्ल का तो स्वरूप अलग है, और पल्ल के व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य है। और जी ये अद्धा पल्य है। अद्धा पल्य से हम आयु और कर्म की स्थिति, कर्म की जो वो क्या बोलते हैं आबादा काल है ना, स्थिति बंद मापते हैं अद्धा पल्य से। आयु कर्म, हाँ इन पल्य की आयु होती है उत्कृष्ट आयु मनुष्य की, तो वो अद्धा पल्य से हम मापते हैं। ठीक है। उद्धार पल्य होता है, उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों की संख्या आदि की गणना की जाती है। व्यवहार पल्य है, उससे रोम समूह आदि की संख्या की गणना की जाती है। 45 अंक प्रमाण एक संख्या है, उसको 100 वर्ष के साथ में गुणा करने पर व्यवहार पल्य प्राप्त होता है। व्यवहार पल्य में रोम खंड जितने हैं उसका असंख्यात करोड़ वर्ष समय के साथ जितने समय होते हैं उनके साथ गुणा करने पर उद्धार पल्य प्राप्त होता है। और उद्धार पल्य के जितने रोम खंड हैं, रोम खंड का मतलब जितने समय हैं, उतने असंख्यात वर्ष के समयों का गुणा करने पर अद्धा पल्य प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बड़ी राशि है, आप तो इतना बस ध्यान में रखो। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर होता है। ये जो अद्धा पल्ल की जो बात की थी ना, अद्धा पल्ल की, तो अद्धा पल्ल के जो अर्धा छेद होते हैं उतने ही एक प्रमाण अंगुल में प्रदेशों की संख्या होती है, यानी अद्धा पल्ले से बहुत कम। ठीक है, 16 और 4 का 16 की संख्या अगर अद्धा पल्ले है तो 4 की संख्या प्रमाण अंगुल में प्रदेशों की संख्या है। मेरा पर फोन नोट नहीं आ रखिए। और अगर जीजा हाँ, आवाज नहीं आनी चाहिए। वैसे ही विषय बहुत जटिल है और आप चर्चा करेंगे तो और जटिल लगने लगेगा। सामान्य भाव वासना हुई सूच्य अंगुल की। अलका जी बताइए सूच्य अंगुल किसे कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जो भरत चक्रवर्ती हैं उनके एक प्रमाण अंगुल के का माप लिया, उसके बराबर जितने आकाश के प्रदेश हैं उसकी संख्या को सूच्यांगुल कहा गया। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सूच्य अंगुल का वर्ग कर दीजिए आप। वर्ग कर दीजिए, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है ना, 2 इंटू 2, ऐसे ही सूच्य अंगुल इंटू सूच्य अंगुल, तो क्या प्राप्त होता है, प्रतरांगुल प्राप्त होता है। प्रतरांगुल। ठीक है, प्रतरांगुल में सूच्यांगुल का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, घनांगुल प्राप्त होगा। अब आपसे कोई पूछे ना प्रतरांगुल क्या है तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, हैं आराधना बता दीदी? लेंगे। जी सर। हाँ, क्या बताएंगे? सूच्यांगुल अगर आपसे कोई पूछता है प्रतरांगुल किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे आप? सूच्यांगुल मल्टीप्लाई सूच्यांगुल, हाँ, तो सूच्यांगुल भी बताना प्रतरांगुल पड़ेगा भाई, सामने वाला जब प्रतरांगुल नहीं जानेगा तो सूच्यांगुल कहाँ से जानेगा। भरत चक्रवर्ती को तो जानते हैं सब। हाँ हाँ, भरत चक्रवर्ती के क्या बोलते हैं, एक अंगुल, अंगुली में, हाँ उसकी मतलब छाप लें यदि छाप किसी कैसी पेज खड़ी पर, ऐसी छाप, खड़ी ऐसे वाली छाप, हाँ, तो ऐसे उसमें जो ऐसे हम जितने कहते हैं ना, प्रदेशों, ऐसे ये यूं लगाई और लाइन खींच दी, उतना समझ लो। हाँ, हम्म, तो उसमें जितने प्रदेशों की संख्या है वो कहलाती है सूच्यांगुल। बराबर। और सूच्यांगुल को सूच्यांगुल से गुणा करने पर प्रतरांगुल है। हम्म, और प्रतरांगुल का क्या बोलते हैं, घन निकालेंगे सूच्यांगुल का सूच्यांगुल के साथ, हम्म, तो घनांगुल आएगा। ठीक है।
कितना ऊंचा लोक है? 7 राजू। 14 राजू। 14 7 राजू है। ठीक है, अब ये राजू। 14 राजू की जगह उसको आधा कर दिया जाए, 7 राजू। तो 7 7 है। तो 7 राजू लंबी एक प्रदेश मोटी एक पंक्ति खींची गई है, उस पंक्ति में जितने प्रदेश आते हैं उसको जगत श्रेणी कहा जाता है। अब कोई कहे जगत श्रेणी कितनी लंबी है, तो कहेंगे 7 राजू लंबी है। प्रदेश कितने आएंगे उसमें? हाँ 14 राजू की जगह 7 राजू क्यों लिया भैया? हाँ, क्योंकि अब जगत क्यों तो लिया है? 14 ये तो नहीं, एक दर्जन में 12 ही क्यों होते हैं, 14 क्यों नहीं होते हैं, वैसा प्रश्न है ना ये तो। गणनाएं हैं। तो 7 राजू लंबी आकाश के एक प्रदेश मोटी आकाश के प्रदेशों की लंबी लाइन है, उसमें जितने प्रदेश आते हैं उसको जगत श्रेणी कहते हैं। आ गया ख्याल में? जी। ठीक है ठीक है ठीक है। सर एक अच्छा बार और, हाँ जी, एक बार और बताइए सर। एक बार आप बोलिए जो मैंने बोला है, फिर मैं बोलूंगा। सर मैं लिख रही थी तो ध्यान से दे पाए। ठीक है, 7 राजू लंबी एक आपको लाइन बनानी है। ठीक है, 7 राजू लंबी लाइन बनानी है, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? एक प्रदेश। तो एक 7 राजू लंबी लाइन में एक प्रदेश मोटी जो लाइन है, उस लाइन में जितने प्रदेश आते हैं आकाश के उसको जगत श्रेणी कहते हैं। परिभाषा ये है कि जगत श्रेणी किसे कहते हैं? तो 7 प्रदेश लंबी और एक प्रदेश मोटी रेखा में जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उसको जगत श्रेणी कहा जाता है। क्लियर? सर 7 प्रदेश की 7 राजू। 7 राजू लंबी एक प्रदेश मोटी। लंबी और मोटी का भेद फर्क ख्याल में आ रहा है? हाँ हाँ जी। हम्म सीधी लंबाई मतलब सीधी लंबाई सीधी और मोटाई मोटी में चौड़ाई। मोटी में चौड़ाई। चौड़ाई एक तो कह लो ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई, अपन अगर 3 चीजें लें तो लंबाई है 7 राजू और सॉरी ऊंचाई है 7 राजू और लंबाई चौड़ाई है एक प्रदेश। ठीक है, तो उस रेखा में जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं? जगत श्रेणी। जगत श्रेणी कहते हैं। ये कठिन है क्या? ये कठिन जैसा तो इसमें कुछ लग नहीं रहा मेरे को, खाली नाम ही नए नए हैं। ऊंचाई और लंबाई मतलब बराबर एक ही चीज। हाँ मैं अब मैं इसीलिए इसी को 3 डायमेंशन कर दिया मैंने, 2 डायमेंशन की जगह। जब मैं लंबाई चौड़ाई बोल रहा था ना तो डायमेंशन फिट नहीं हो रहा था, इसलिए अपन 3 डायमेंशन लेते हैं, एक ऊंचाई वाला, एक चौड़ाई वाला, एक लंबाई वाला। तो ऊंचाई कितनी है रेखा की? 7 राजू। और लंबाई चौड़ाई कितनी है? एक प्रदेश। मोटी। बस एक प्रदेश मोटी, इसीलिए मोटी शब्द कह दिया अपन ने। ठीक है, उसमें कितने आकाश के प्रदेश आएंगे? असंख्यात। ठीक है, उन असंख्यात प्रदेशों की संख्या को क्या कहा जाता है? जगत श्रेणी। ठीक है, जी। उसको अपन लंबाई की अपेक्षा 7 राजू भी कह देते हैं। और पल्ले के जितने अर्धक छेद होते हैं उसमें असंख्यात का भाग और दिया जाए उतने आकाश के प्रदेश उसमें होते हैं। यानी अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जगत श्रेणी में ज्यादा प्रदेश होते हैं या घनांगुल में ज्यादा प्रदेश होते हैं? जी जगत श्रेणी। नहीं, घनांगुल में होंगे क्योंकि उसमें भाग दिया ना, तो भाग देने पे कम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो घनांगुल में भाग दिया जाए
नहीं, पल्ल के अर्धच्छेद का असंख्यात जो भाग है, पल्ल के अर्धच्छेद का असंख्यातवां भाग है, वो जगत श्रेणी है, यानी घनांगुल का भाग दिया उसमें। ठीक है, तो जगत श्रेणी समझ में आई। जगत प्रतर किसे कहते हैं? अब तो ये सरल हो गया ना आपके लिए। जगत श्रेणी का इंटू बार जगत श्रेणी, जितने आकाश के प्रदेशों की संख्या प्राप्त होगी उसको क्या कहेंगे? जगत प्रतर। प्रतर का मतलब वर्ग। पता ठीक है, और जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, यानी जगत श्रेणी का घन। तो लोक के प्रदेशों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये अर्धच्छेद का भी मैंने आपको बताया था। अर्धच्छेद 16 के 4 अर्धच्छेद होंगे। 8 के जो 4 को 2 बार आधा करने पर 4 के अर्धच्छेद 2। ठीक है, 8 के अर्धच्छेद 3, 16 के अर्धच्छेद 4। किसी राशि को जितनी बार आधा आधा करने से एक शेष रहे लास्ट में, तो जितनी बार आधा आधा किया गया है उस जितनी बार को ही, यानी जितनी बार में संख्या जितनी आई उसको ही हम क्या कहते हैं? अर्धच्छेद कहते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सूच्यंगुल का, प्रतरांगुल का, घनांगुल का, जगत श्रेणी का, जगत प्रतर का और लोक का थोड़ा सामान्य स्वरूप आपको ख्याल में आया होगा। कम से कम स्वरूप ख्याल में नहीं आया होगा तो ये शब्द उपमा मान के भेद हैं, इतना तो ख्याल में आया होगा। हाँ, ठीक है जी सर। हाँ, सर यदि क्रम देखा जाए तो घनांगुल से जगत श्रेणी के प्रदेशों की संख्या अधिक होना चाहिए। किस प्रकार से? सर ये जो इन्होंने लास्ट में लोक ले लिया ना, लोक के प्रदेशों की संख्या, मैं तो यहाँ जगत श्रेणी में जितने प्रदेश है ना वो सूच्यंगुल से भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि सूच्यंगुल में अद्धा पल्ल के अर्धच्छेद के बराबर होते हैं सूच्यंगुल में आकाश के प्रदेश, और जगत श्रेणी में कितने होते हैं? उससे असंख्यात का पल्ल भाग के भी अर्ध। है। असंख्यातवें भाग होते हैं। ठीक है, इसको और मैं पल्ले के कोशिश करूंगा स्पष्ट करने की। अभी खाली इन शब्दों से ही हम परिचित हो पाए हैं, समय भी लगभग हमें होने नहीं वाला है। आया, हम लोगों को ख्याल नहीं आया, हम नहीं आया। इसको आप लिखना एक बार, ये बुक सबके पास है ना, इसको एक बार लिखना आप अपने हाथ से, तो आपको ख्याल में आ जाएगा। आप जब लिखते हैं ना तो उसकी परिभाषा ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। अब ये 153 से लेकर के 163 गाथा तक क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं संख्या। नारकी कितने होते हैं, टोटल नारकियों का संख्या कितनी है, पहली पृथ्वी में कितने नारकी हैं, दूसरी पृथ्वी में कितने नारकी हैं, तीसरी पृथ्वी में कितने नारकी हैं, चौथे पृथ्वी में कितने नारकी हैं? वैसे तो 84 लाख नरक होते हैं, लेकिन पृथ्वियां की अपेक्षा उसको हम 7 नरक कहते हैं। नरकों की कुल संख्या वैसे कितनी होती है? 84 लाख। 84 लाख। पढ़िए कभी हैं? सुना है सर। 84 लाख बिल। दरद्वार सूत्र के हाँ, तीसरे 84 अध्याय लाख के बिल्कुल प्रारंभिक पढ़ेंगे सूत्र में हम। ही संख्या दी गई है 84 लाख नरकों की। सर जितने बिल होते ना उतने नरक हो गए ना। बस बस बस, एक बिल के नारकी दूसरे बिल के नारकियों से मिलते नहीं है कभी। ठीक है, उनका एक अलग अपनी दुनिया है। टोटल 84 लाख नरक होते हैं। चलिए खैर, तो ये संख्या यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, 6 नरक भूमियों में कितने नारकी होते हैं, संसार राशि टोटल कितनी है, सिद्ध राशि कितनी है, पंचेंद्रीय जीव कितने हैं, 4 इंद्रिय जीव कितने हैं, पर्याप्तक कितने हैं, योनिनी त्रियंश कितने हैं, ये सारी संख्याओं का भाव वासना यहाँ कराई जाएगी। अब देखो ये सारी संख्याएं हैं तो असंख्यात,
ज्यादातर तो असंख्यात ही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ की वाणी समझ के और श्रद्धा के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा इसको गुणा भाग अगर हम बिठाने जाएंगे तो ये गणित आपके 12th के गणित से भी कठिन है। विरूप वर्ग धाराएं, शलाका त्रय निष्ठापन, ये सब बहुत कठिन विषय है। इसके लिए गणित का अच्छा खासा अभ्यास होना चाहिए। इसलिए शब्दों के आधार पर ही हम उसको थोड़ी थोड़ी भाव वासना हमको हुई, सूच्यांगुल की हुई, प्रतरांगुल की हुई, घनांगुल की हुई, जगत श्रेणी की हुई, जगत प्रतर की हुई और प्रतर, जगत लोक हाँ की हुई। लोक। थोड़ी थोड़ी भाव वासना हमको हुई है। ठीक है, तो हम इन शब्दों के आधार पर ही इनको देखेंगे। गाथा 153 नंबर की मैं पाठ कर रहा हूँ। एक गाथा को एक सैंपल के रूप में अपन आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। सामन्नाणे रहिया घन अंगुल विधीय मूल गुण श्रेणी विधियादि वारद सअड़ ठत्ते दुनि जप दहिदा श्रेणी नेरैया। सामान्य अपेक्षा से देखा, सामान्य संख्या यानी संपूर्ण नरक राशि की संख्या को देखा जाए, सामान्यतया संपूर्ण नारकियों का प्रमाण, प्रमाण का मतलब संख्या, घन अंगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। घन अंगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। यानी घनांगुल का दूसरा वर्गमूल और जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश हैं, इनका गुणा करने पर जो संख्या हमको प्राप्त हो, उतने समस्त नारकियों की संख्या है। अब आप कहोगे कि ये तो कुछ बात हजम नहीं हो रही है। कहते हैं ना कि आप किसी का मुख कैसा है, बोले चंद्रमा के जैसा है। है ना ख्याल में? तो कितनी संख्या है, तो इस प्रकार से ये उपमा मान की अपेक्षा से ये चर्चा चलेगी। थोड़ा आप इस पे विचार करना। आज समय हो गया है, यही जिनवाणी स्तुति करके अपन विराम लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो सांग जिनवाणी माता माता की